गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक भी थोड़ा देखा था। तो आज हम करेंगे कैपेसिटर्स, उनकी एनर्जी, उनकी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, और जो हमने गूगल फॉर्म दिया था उसके होमवर्क क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक अगर हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाल दे तो उससे क्या इफेक्ट आता है उस पे। तो ये हमारा इधर फिगर में ये है कैपेसिटर के प्लेट्स। हमने इधर बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इससे हमारा क्या इफेक्ट आएगा। तो फिर हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक एक मल्टीपोलराइजेशन जनरेट कर देता है। मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो डाइलेक्ट्रिक खुद के अंदर एक छोटी सी उल्टी फील्ड बना देता है, तो फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगी। तो फिर उसका वो कितनी कम होती है, फिर हमारी जो फाइनल फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये ऐसी आती है कि हमारा जो ओरिजिनल था चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा था माइनस सिग्मा पी पोलराइजेशन की डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं कि हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फिर वो हो जाती है हमारी E इक्वल्स सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो फिर अभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा नया वाला, V इक्वल्स ई डी होता है, ई डेल्टा डी होगा इधर क्योंकि हमारा E कांस्टेंट है। तो हो जाएगा सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट वी। ये हमारा फॉर्मूला आएगा, C इक्वल्स क्यू बाई वी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज होता है कैपेसिटर्स में। तो हमारा नया कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, हमारा चार्ज हो गया सिग्मा ए, क्योंकि चार्ज अभी भी हमारा सिग्मा ए ही रहेगा क्योंकि सिग्मा तो हमारा क्यू चार्ज का डेंसिटी था जो हमारा प्लेट पे है। तो फिर वो सिग्मा ए रहेगा। अभी वी क्या है, हमने नया भी फाइंड किया जो सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट है। तो हमारा नया कैपेसिटेंस हो गया के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। हमारा जो पहला वाला कैपेसिटेंस था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था वो था हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमारा नया कैपेसिटेंस हो गया के इंटू पुराना कैपेसिटेंस एज इन हमारा कैपेसिटेंस जब हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था उसके बीच में हमारा नॉर्मल एयर था। हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो नया ई रहता है, जो एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं एप्सिलॉन, उसको हम एप्सिलॉन नॉट के जैसे लिख सकते हैं कि जब हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा एयर के अलावा तो उसका के कुछ और रहेगा। तो फिर एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, और अगर एयर है तो के को वन हो जाता है उसका। जो के रहता है उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी एक प्रॉब्लम के साथ प्रैक्टिस करते हैं ये। तो इधर हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है पैरेलल प्लेट वाला, जिसका प्लेट एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें हर एक चीज ऐसा यूनिट में ही करनी चाहिए इसमें ताकि हमें सही आंसर आ जाए। अगर हम कोई प्रॉब्लम का आंसर चाहिए, जैसे हमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टेंस ढूंढने बोला है, तो फिर आंसर हमारा हमेशा ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए ताकि हम ऐसे फालतू फालतू मार्क्स लूज ना करें। तो इसको मैं अभी कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻⁻² फिर हमें दिया है प्लेट का डिस्टेंस जो है d इक्वल्स 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हो जाता है 10⁻³ मीटर्स। फिर हमें दिया है जो सप्लाई वोल्टेज है उसके अक्रॉस, वो है 120 वोल्ट्स। तो हमारा v इक्वल्स 120 वोल्ट्स हो गया। हमारा अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k से भर दिया है, ठीक है। तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो फिर मैं e को k एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ। अभी हमारा ये लोग ने चार्ज दे रखा है, चार्ज कितना है कैपेसिटर के प्लेट्स पे। तो हमारा q है 0.12 माइक्रोकूलम्स, हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻⁶ तो अभी हम लगाते हैं। तो हमारा C इक्वल्स के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये था हमारा फॉर्मूला जो हमारा डाइलेक्ट्रिक के है। और हमारा कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस तो इधर दिया नहीं है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो हम फाइंड करेंगे C इक्वल्स क्यू वी यूज करके। कैपेसिटेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। वो हम फाइंड करेंगे C इक्वल्स क्यू बाई वी यूज करके, क्यू बाई वी।
तो इससे हमें आ जाएगा, हमारा क्यू दिया हुआ है जो है 0.12 इंटू 10⁻⁻6 और हमें वी दिया हुआ है 120। तो ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 120 हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम्स। कूलम्स नहीं, फैराडे, फैराड से। तो अभी हम ये इधर लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा 10⁻⁻9 इक्वल्स के इंटू हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे याद रखना है क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। तो इससे हमारा के आ जाएगा, ये इधर -9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो के हो जाएगा हमारा 10⁻2 डिवाइडेड बाय 8.85। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 11 या 12। तो अगर हम एग्जैक्टली फाइंड करना चाहते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इधर क्लोज आंसर है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारी डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाती है के की 11.29, जो हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 11.3। तो फिर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो मैं एक बार वापस गो थ्रू कर लेता हूँ सोल्यूशन के। तो हमें पहले एरिया दे रखा था और सेपरेशन दे रखा था प्लेट्स का, तो हमें ए और डी दिया हुआ है। फिर हमें दिया हुआ है कि वोल्टेज कितना है प्लेट्स के अक्रॉस, तो वो 120 वोल्ट है। फिर हमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डाला हुआ है मटेरियल प्लेट्स के बीच में, और हमारा चार्ज है प्लेट्स पर क्यू जो है 0.12 माइक्रोकूलम्स। तो हमने पहले ऐसे लिखा कि सी का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी हमें सी नहीं दिया हुआ है बट हमें क्यू और वी दिया हुआ है, तो हम उसको यूज करके सी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सी आ गया ऐसे 10⁻⁻9 फैराड्स, तो हमने ये पुट कर दिया इस फॉर्मूला में और हमें आ गया के का वैल्यू। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम दो कैपेसिटर सीरीज में डाल देते हैं। मतलब मैं जैसे इधर मैंने सर्किट बना रखा है, तो मान लेते हैं ये मेरा सर्किट कुछ तो ऐसे आगे तक जा रहा है और इधर मेरा बीच में दो कैपेसिटर है C1 और C2। अभी क्योंकि दोनों में से सेम करंट फ्लो करेगा, सेम सर्किट का पार्ट है, दोनों में से सेम सेम करंट फ्लो करेगा, तो जो चार्ज रहेंगे दोनों पे वो भी सेम ही रहेंगे क्योंकि करंट इधर से जाएगा तो चार्ज इसमें घुसेगा, फिर चार्ज इसमें से निकलेगा, ऐसे ही जाएगा ना। तो चार्ज सेम रहेंगे दोनों पे। तो अभी मैं सी इक्वल्स क्यू, अभी मुझे इन दोनों को एक कैपेसिटर की तरह रिप्रेजेंट करना है। मतलब जैसे हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस रहते हैं ऐसे, तो हम इन्हें एक रेजिस्टेंस की तरह लिख सकते हैं ना साथ में ऐड करके। तो मुझे इधर कैपेसिटर पे ढूंढना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक सी इक्विवेलेंट लिखा है इधर, और उसका वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना रहेगा, जो इन दोनों जो C1 और C2 का क्रॉस है, तो वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो अभी मैंने C इक्वल्स क्यू बाई वी लिखा, फिर मैंने V इक्वल्स क्यू बाई सी लिखा, तो मैं V1 प्लस V2 को लिख सकता हूँ क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2। अभी क्योंकि इस पर चार्जेस क्यू ही है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ और 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 लिख सकता हूँ मैं। तो फिर यही आता है हमारा फॉर्मूला कि अगर हम हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है एक सीरीज में, मतलब फिर आगे आगे लगे हुए, तो फिर मैं उन्हें एक एक कैपेसिटर की तरह लिख सकता हूँ, और उस कैपेसिटर का वैल्यू रहेगा 1 बाय सी इक्वल्स, सबको ऐड कर दूंगा, मतलब सबका उल्टा ऐड कर दूंगा कि 1 बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, जैसे इधर लिखा हुआ है ऐसे जितने भी है सी एन तक, ऐसे सबको उल्टा करके लिखना है। फिर ये हो जाएगा मेरा उल्टा का वैल्यू, मतलब इसको वापस उल्टा लेंगे तो मुझे मिलेगा कि मेरा नेट जो मैं लिख सकता हूँ वो कितना है कैपेसिटेंस। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर पैरेलल में है, जैसे मैंने इधर सर्किट बना रखा है ना, तो फिर ये इधर से करंट आ रहा है मान लेते हैं आई, तो अभी ऊपर भी कैपेसिटर है नीचे भी कैपेसिटर है और फिर दोनों वापस मिलकर जा रहे हैं और वापस करंट आई बाहर जा रहा है। तो इसमें हमारा जैसे ये वायर का ये पॉइंट तो सेम, ये और ये पॉइंट सेम है इस वायर के लिए, और इधर का ये और ये पॉइंट सेम है। हम्म, तो मेरा
जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो भी सेम है। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा Q इक्वल CV है, और जो मैं इन्हें एक नेट कैपेसिटेंस की तरह लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे। तो फिर जो चार्ज है दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चार्जेस गए थे ना दोनों में, और अभी सेम करंट जा रहा है। तो अभी पूरा करंट एक के थ्रू जा रहा है, पहले करंट भट के जा रहा था ना, थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे जा रहा है, अभी पूरा एक के थ्रू जा रहा है। तो जो मेरा नया कैपेसिटर रहेगा जो इक्विवेलेंट रहेगा इनका, उनसे पूरा करंट फ्लो करेगा और दोनों के चार्जेस ऐड हो जाएंगे उस पे। तो मैं Q1 प्लस Q2 को C1V प्लस C2V लिख सकता हूँ, जो हो जाएगा मेरा C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्रॉस सेम है। तो जो नया रहेगा उसका क्रॉस भी सेम रहेगा, क्योंकि वो वायर के दोनों सेम पॉइंट के बीच में लगेगा ना मेरा नया वाला। तो मेरा इसका जब पैरेलल में लगे मेरे कैपेसिटर्स, उनका फॉर्मूला आ जाता है सी, जो मेरा सी नेट रहेगा, जो जो मैं उनको उनकी जगह लिखूंगा, मैं सारे कैपेसिटेंसेस को ऐड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैपेसिटर के बारे में, कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी वो एनर्जी कैसे स्टोर होता है, क्योंकि चार्जेस स्टोर हो जाते हैं ना कैपेसिटर पर। चार्ज स्टोर करने पे, जब मैं चार्ज में एनर्जी कैसे स्टोर होता है, चार्ज को जब एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कर दे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, या फिर उसमें वर्क डन होता है ना, उस पर हमें काम करना पड़ता है वो चार्ज को हिलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट। तो फिर उसमें एनर्जी स्टोर होता है। अभी कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर करता है तो एनर्जी भी स्टोर करता ही है। तो अब अभी हम देखते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर करता है और कैसे करता है। तो फिर जब करंट फ्लो करता है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो फिर जो चार्ज है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाता है इन वे। तो फिर अभी हम मान लेते हैं कि हमने जो इधर नेगेटिव टर्मिनल है, उससे एक डेल्टा क्यू चार्ज निकाल के पॉजिटिव टर्मिनल में डाला, तो ऐसे ऐसे करके हमारा जीरो से क्यू नॉट तक जाएगा चार्ज। हमारा एनर्जी क्या रहता है, क्यू इंटू डेल्टा भी रहता है ना हमारा एनर्जी। तो फिर अभी मैं इधर मेरा जो कैपेसिटर में वोल्टेज डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, V इक्वल्स ई डी। ई रहता है मेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा मेरा सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। हम्म तो फिर मेरा चार्ज डी क्यू जा रहा है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, और मेरा चार्ज आ रहा है जीरो से क्यू नॉट तक। क्यू नॉट में फाइनल चार्ज मान रहा हूँ। तो फिर अभी मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ क्यू बाय ए, और मेरा क्यू रहेगा, क्यू तो हर टाइम से चेंज हो रहा है, तो फिर वो भी इधर वेरिएबल है, क्यू नॉट नहीं है, ए बाय एप्सिलॉन नॉट टू डी क्यू जीरो से क्यू। अभी मेरा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी देखेंगे इधर, तो ये क्या है, ये मेरा कैपेसिटेंस ही तो हो गया, क्यू बाय सी डी क्यू जीरो से क्यू नॉट। अभी अगर हम वेरिएबल इंटीग्रेट करते हैं, ये तो ऐसा ही होगा ना, एक्स डी एक्स बाई सी का इंटीग्रेशन है ये तो ये क्या होता है, वन बाई सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटू वन बाई टू इंटू क्यू स्क्वायर, जो जहाँ क्यू स्क्वायर हमारा जाएगा जीरो से क्यू नॉट तक, तो हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी। ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अभी हम क्यू नॉट को सी इंटू वी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई टू सी वी स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, और इसको हम सीवी को मिलकर हम क्यू भी लिख सकते हैं, तो वन बाई टू इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स है जो हमारे मेन इक्वेशन से आते हैं, सी इक्वल्स क्यू वी। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कैपेसिटर्स में। अभी हम देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। वो होता है बेसिकली जो एनर्जी स्टोर्ड है हमारा कैपेसिटर में, डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फिर हमारा एनर्जी होता है वन बाई टू सी वी स्क्वायर, और हमारा वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम रहता है एडी, एरिया ऑफ प्लेट इंटू डिस्टेंस। तो फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अभी मैं सी को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, और मैं वी को क्या लिख सकता हूँ ई इंटू डी। तो फिर वन बाई टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू वी का स्क्वायर है, तो फिर ई डी का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय ए डी। तो फिर मेरा ए तो कट गया ऐसे ही, मेरा डी नीचे जाके डी स्क्वायर बन जाएगा, और इस डी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है एनर्जी डेंसिटी। इसका भी फॉर्मूला याद ही कर लेते हैं। तो फिर एनर्जी हो गया मेरा हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, और मेरा एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
तो इसे याद रखना। तो आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर। हमारा थियोरी खत्म हो चुका है, अभी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हम जो गूगल फॉर्म था उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो चाहिए, तो हमें दिया हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, जिसके जब उसके प्लेट्स के बीच में एयर है, मतलब K1 हो गया, तो फिर तभी उसका कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैरेड्स। अभी अगर मेरा डिस्टेंस, तो फिर D2 मान लेता हूं मैं नया डिस्टेंस को, वो D1/2 हो गया, मतलब डिस्टेंस हाफ कर दिया, दे दिया है। और मेरा K भी उन लोग ने 6 कर दिया, तो K2 इक्वल 6। तो तभी नया कैपेसिटेंस कितना रहेगा? तो फिर मैं आपको देता हूँ थोड़ा टाइम, चाहिए तो ये वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर हम थोड़ी देर में सोल्यूशन डिस्कस करेंगे इसका। तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ उसका सोल्यूशन। तो फिर ये हमारा C1 था ना, C1 इक्वल्स 8 पिकोफैरेड्स, तो मैं C1 को लिख सकता हूँ K1 एप्सिलॉन नॉट A1/D1, और मैं C2 को लिख सकता हूँ K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D2। अभी हमारा जो A1 है और A2 है वो तो सेम है, क्योंकि हमारे एरिया में कोई चेंजेस नहीं किए है। हमारा जो K2 है उसको मैं 6K1 लिख सकता हूँ, और D2 को D1/2 लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा मेरा 6K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाय D1/2, तो हो जाएगा 12K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाय D1। अभी मेरा K1 एप्सिलॉन नॉट A1/D1 तो मेरा C1 ही हो गया, तो फिर ये 12C1 हो गया। तो इससे तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल गया, क्योंकि मेरा C1 का वैल्यू 8 था जो मेरे पास था पहले से ही। तो 12 into 8 इक्वल्स 96 पिकोफैरेड्स। देखा कितना आसान प्रॉब्लम था? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो फिर मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि क्या किया है। तो मुझे पहले क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। मुझे दिया हुआ था कि मेरे पास एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैरेड्स, तो मैंने लिख लिया वो। और मुझे ये भी दिया हुआ था कि एयर था उनके बीच में, तो मेरा K1 था, वो लिख लिया मैंने। अभी मुझे बताया कि मुझे एक दूसरे, मतलब एक नया कैपेसिटेंस ढूंढना है। अगर मेरा जो पुराना कैपेसिटर था, अगर मैं उसका डिस्टेंस हाफ कर दूं, तो मैंने D2 को लिख दिया D1/2, क्योंकि उधर यही दिया हुआ है मुझे कि पहले के डिस्टेंस का हाफ है, तो मैं यही लिखूंगा। और मुझे दिया है कि अभी जो एयर था उसके भी उसकी जगह एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया है जिसका कांस्टेंट K है, तो मैं K2 इक्वल 6 लिखूंगा, वही दिया है। अभी फिर मुझे पूछा है कि नया का कैपेसिटेंस क्या है। तो अगर आप देखेंगे इधर, तो मुझे एरिया नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया नहीं है, बस रिलेशन दिया हुआ है। तो अभी मैं इन्हें यूज करके दोनों को रिलेट करूंगा ना, कि मेरा पहले कैपेसिटेंस और मेरे नए कैपेसिटेंस, इन दोनों का कोई रेशियो मिल जाए मुझे। तो वही किया मैंने इधर। ये रेशियो मुझे 12 मिला इधर की C2/C1 इक्वल्स 12। तो उसी को यूज करके हमने ये सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें दिया हुआ है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिर ऐसे रहेगा कुछ, ये C1 C2 C3, और हर एक का वैल्यू 9 पिकोफैरेड्स है। तो C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल्स 9 पिकोफैरेड्स। ठीक है, और सब पे चार्जेस सेम रहेंगे। तो अभी हमें बोला है कि हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ये कॉम्बिनेशन का। तो टोटल कैपेसिटेंस मतलब क्या, मैं इसको कोई ऐसे कुछ लिखूंगा, ये मेरा C इक्विवेलेंट हो गया। तो हमने ये अभी अभी पढ़ा था, तो ये C इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, देखा ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो C1 + C2 + C3 हो गया, ये इक्वल्स 27। देखा ऐसी गलती होती है इसमें, ये रेजिस्टेंस में होता है, रेजिस्टेंस में जब सीरीज होता है तभी ऐड होता है, कैपेसिटेंस में सीरीज में उल्टा हो जाता है। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 का ध्यान रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में थोड़ा उल्टा होता है। 1/9 + 1/9 + 1/9 हो गया 1/3। तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया
3 पिकोफैरड्स। अभी हमें बोला है कि हमें हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे नेट पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट, तो इधर मैं लगा देता हूँ एक बैटरी 120 वोल्ट की। 120, इसका वैल्यू है 120 वोल्ट। ये कैपेसिटर नहीं है, ये एक बैटरी है जो हमें 120 वोल्ट सप्लाई करती है, 120 वोल्ट का वोल्टेज देती है। तो अभी अगर हमारे तीनों कैपेसिटेंस सेम है और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो सब पे चार्जेस भी तो सेम ही है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। हमारा क्या सी इक्वल्स क्यू बाई वी होता है और हमारा वी होता है क्यू बाई सी। अभी तीनों पे चार्ज सेम है, तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, तो तीनों का वोल्टेज डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो 120 तीनों में बट जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा 120/3 हो जाएगा तीनों के अक्रॉस। तो फिर हर एक के अक्रॉस 40 वोल्ट है मेरा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है जिनका अलग अलग कैपेसिटेंस है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या रहेगा? तो अभी ये आप वीडियो पॉज करके थोड़ा अपने से करिए टाइम लेके, फिर हम सोल्यूशन बताएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये हुआ रहेगा काफी लोगों से। अगर नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ एक बार। तो फिर पहले हम सर्किट बनाएंगे। हम्म ये है मेरे ये है मेरा 2 पिकोफैराड वाला कैपेसिटेंस, फिर पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो इधर आएगा मेरा 3 कैपेसिटर। देखिए पैरेलल में कनेक्टेड का मतलब मैं एक बार समझाता हूँ अगर किसी को मालूम नहीं। तो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? पैरेलल में कनेक्टेड का मतलब होता है कि भाई ये सेम वायर के बीच में कनेक्टेड है। देखेंगे तो फिर ये दोनों कैपेसिटेंसेस सेम वायर के बीच में कनेक्टेड है। ये वायर सेम ही तो है। ये पूरी वायर सेम है और ये पूरी वायर सेम है। तो फिर इसको बोलते हैं पैरेलल। मतलब इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। V1 V2 ये तीनों में सेम है। ये और इधर V2 है। तो इधर होगा मेरा 4 पिक और इसके अक्रॉस एक 100 वोल्ट का सप्लाई है। तो ये मेरा बैटरी है इधर, बैटरी या फिर सेल जो भी, 100 वोल्ट। अभी मैं सीरीज में कनेक्टेड का मतलब एक बता देता हूँ अगर किसी को ना समझाओ। सीरीज में कनेक्टेड मतलब मेरा एक पॉइंट है ये वायर का, फिर उसके अक्रॉस कुछ लगा हुआ है रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर कैपेसिटर मान लेते हैं। फिर अभी तो फिर ये V1 हो गया, ये पोटेंशियल ये हो गया V2। अभी मेरा और एक है इधर V3। तो अभी मेरे दोनों के अक्रॉस तो वायर के पॉइंट्स तो अलग हो गए ना। मतलब ये लोग कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं कि भाई मेरा पहले एक कैपेसिटर आया C1, फिर उसके बाद आया है एक C2। इसको बोलते हैं सीरीज, कि वो लोग सेम वायर के बीच में नहीं है। तो फिर हम ये सीरीज पैरेलल थोड़ा और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। उसमें हम सर्किट्स प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, तो तभी हमें अच्छे से समझेगा कि भाई सीरीज में कैसा होता है, पैरेलल में कैसा होता है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। तो फिर अभी हमें फाइंड करना है टोटल कैपेसिटेंस कितना है इस कॉम्बिनेशन का। तो फिर ये पैरेलल कनेक्शन है, इसका हमने फॉर्मूला देख रखा था, तो ये तो इजीली हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट इक्वल्स, इसमें होगा C1 + C2 + C3। पहले हम गलती से ये लगा रहे थे सीरीज में, तो वो हमारी गलती थी। सीरीज में होता है उल्टा और पैरेलल में होता है सीधा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 + 4 = 9 पिकोफैरेड्स। तो ये आ गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का। तो हम अभी सर्किट को ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 100 वोल्ट बैटरी और ये हो गया हमारा 9 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कि भाई मैंने तीनों की जगह एक डाल दिया। तो फिर अभी हमें निकालना है चार्ज हर एक कैपेसिटर पे। तो हमारा चार्ज क्या होता है कैपेसिटर में? Q इक्वल CV। अभी V तो सेम है सबके अक्रॉस क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये वायर का हर एक जगह सेम वोल्ट है ना, और ये वायर का भी हर एक जगह सेम वोल्ट है। और इन दोनों के बीच में है 100 वोल्ट ये बैटरी से।
तो फिर मेरा वोल्टेज हर एक जगह 100 वोल्ट है और कैपेसिटेंस भी हर जगह का मालूम है। तो मैं सबसे पहले का Q1, Q2, Q3, तो Q1 हो गया 2 × 100 इक्वल्स 200 पीको कूलम्स। Q2 हो गया 3 × 100 इक्वल्स 300 पीको कूलम्स। और Q3 हो गया 4 × 100 इक्वल्स 400 पीको कूलम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ गया हो। और अगर किसी को नहीं समझ में आया अच्छे से तो फिर कमेंट्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। अगली वीडियो में उस पर थोड़ा फोकस कर लेंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रही होगी हमारे वीडियोस में तो फिर कमेंट्स में बता दिया करिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी हमारे पास दो चार्ज है। पहले आप थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो और खुद से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का, कि भाई मुझे दिया क्या क्या है, मुझसे पूछा क्या है, कर कैसे सकता हूँ। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए अच्छे से, ताकि कोई भी मिस ना हो जाए डिटेल, कोई भी एकदम छोटी छोटी गलती से हमारा इजी मार्क्स ना रह जाए। तो फिर आप पढ़िए क्वेश्चन, पॉज करिए वीडियो, फिर रिज्यूम करिए, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो हमारे पास दो चार्जेस है। ये हो गया मेरा 5 × 10⁻⁻8 कूलम्स, हो गया -3 × 10⁻⁻8 कूलम्स। फिर हमारे बीच में ये दोनों लोकेटेड है 16 सेंटीमीटर पे। और हमें फाइंड करना है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ हो। हमें इन्फिनिटी पे जीरो लेना है जो हम नॉर्मली करते हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल जीरो कहाँ हो सकता है। मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज से, पॉइंट चार्ज से होता है KQ/R। आर होता है मेरा डिस्टेंस उस पॉइंट का जिसे मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ चार्ज Q से। तो अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल देगा हर जगह, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देगा। तो फिर मुझे अभी ऐसा जगह ढूंढना है कि जहां इन दोनों का पोटेंशियल ऐड होके जीरो हो जाए। तो फिर अगर मैं इन दोनों, ये लाइन जो है ये दोनों की, अगर मैं लाइन के लेफ्ट में लेता हूँ, तो मेरा ये जो 5, ये जो लेफ्ट वाला चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 कूलम्स, ये मेरा बढ़ा है दूसरे चार्ज से मैग्नीट्यूड में, और इधर डिस्टेंस भी कम रहेगा क्योंकि ये ज्यादा पास रहेगा ना। तो इसका जो पोटेंशियल आ जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा उधर, और जो मेरा राइट साइड वाला रहेगा उसका बहुत कम हो जाएगा, तो जीरो नहीं हो पाएगा। तो मेरा जो पॉइंट रहेगा या तो बीच में होना पड़ेगा इन दोनों के, या फिर छोटे चार्ज के साइड होना पड़ेगा। तो फिर मैं एक बार बीच में ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरा 5 कूलम 5 वाले चार्ज से डिस्टेंस है x, और दूसरे से डिस्टेंस है 0.16 माइनस एक्स। मैं इधर मीटर्स में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने 16 सेंटीमीटर को 0.16 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए, तो फिर मेरा v हो जाएगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 इक्वल 0। के निकल गया, तो मेरा Q1 और Q2 में 10⁻⁸ निकल जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है और 0 है राइट में, तो फिर 4 निकल गया। तो 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x इक्वल 0। तो फिर 5 टाइम्स 0.16 माइनस x इक्वल्स 3x। तो फिर 2x इक्वल्स, नहीं 8x इक्वल्स 0.8। तो मेरा x हो गया 0.1 मीटर्स इक्वल्स 10 सेंटीमीटर्स। तो फिर हमारा ये एक पॉइंट आ गया कि भाई मेरे इन दोनों चार्ज के बीच में 5 वाले और 3 वाले -3, अगर वो 5 वाले से 10 सेंटीमीटर दूर रहेगा पॉइंट, और -3 से 6 सेंटीमीटर, तो उधर पोटेंशियल जीरो हो रहा है। ये मेरा एक पॉइंट है। अभी मैं दूसरा पॉइंट देखता हूँ कि भाई मेरे -3 के राइट साइड पे मुझे कोई पॉइंट मिल रहा है क्या। हमने 5 के लेफ्ट साइड तो सोच लिया कि भाई पॉइंट नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा 5 वाला ज्यादा पास है और उसका चार्ज भी ज्यादा है, तो फिर भाई -3 वाला कभी उस तक पहुंच ही नहीं सकता है। बट अगर राइट साइड देखे तो फिर -3 वाला ज्यादा पास है, बट 5 का चार्ज भी तो ज्यादा है। तो फिर हो सकता है कि भाई अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा बट चार्ज भी ज्यादा, तो फिर किसी तरह इक्वल हो जाए -3 वाले के पोटेंशियल से। तो फिर हम देखते हैं, अभी हम -3 से x डिस्टेंस पे ले लेते हैं और 5 से 0.16 प्लस x। तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
फाइव डिवाइड बाई 0.16 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स 0। तो हमारा हो जाएगा 5x इक्वल्स 3 टाइम्स 0.16 प्लस एक्स। तो फिर 2x इक्वल्स 0.48, x हो गया 0.24 मीटर्स, जो कि हो गया 24 सेंटीमीटर्स। तो फिर ये होगा हमारे 24 सेंटीमीटर दूर, -3 × 10⁸ कूलम से। तो फिर 5 वाले से हो गया 40 सेंटीमीटर दूर। तो हमारे आ गए ये दो पॉइंट्स, एक में डिस्टेंस 5 वाले से, दूसरे में डिस्टेंस -3 वाले से। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास एक सोप बबल है जिसमें चार्ज है कुछ तो। हम्म अभी उसका रेडियस है 16 वोल्ट्स, पोटेंशियल है 16 वोल्ट्स, रेडियस कुछ तो आर था। हम्म तो फिर मैं लिख लेता हूँ V1 इक्वल्स 16 वोल्ट्स, और कुछ तो रेडियस आर है उसका, रेडियस इक्वल्स आर। हम्म अभी हमारे पास क्या है, वो सोप बबल का रेडियस डबल कर दिया। हम्म तो R2 इक्वल्स टू आर। तो फिर V2 क्या है? हम्म तो फिर थोड़ा सोचिए, ये थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट है, उसके भी क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो फिर पॉज कर लीजिए वीडियो और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो आइए करते हैं। तो मेरा नया पोटेंशियल क्या रहेगा इसका? तो भाई अभी ये स्टोक बबल है और इसका रेडियस दिया हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली ये एक स्फीयर है। हम्म अभी कोई स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? स्फीयर का पोटेंशियल होता है मेरा k⁴/r। हम्म ये हमने पहले सीखा था पिछले वीडियोस में। देखिए, हम कोई भी पिछली वीडियो डिस्कस करते हैं तो फिर उसके फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से की नोट डाउन कीजिए और याद किए। तो फिर हमारा 16 वोल्ट्स, 16 इक्वल्स k⁴/r। और भाई अभी हमारा रेडियस डबल कर दिया, तो फिर हमारा R2 इक्वल्स टू आर। तो V2 क्या हो जाएगा? K तो सेम ही रहता है, K Q2/R2। अभी चार्ज भी सेम ही है, तो फिर V2 इक्वल्स KQ/2R। तो फिर क्या हो गया? V2 इक्वल्स V1/2, ये हो गया ये तो ये हो गया 8 वोल्ट्स। ये तो समझा? मैं एक बार वापस बता देता हूँ। तो फिर ये एक बेसिकली स्पीयर है। हम्म तो फिर स्पीयर का पोटेंशियल क्या रहता है मेरा? जिसका चार्ज जिसका चार्ज सिर्फ सरफेस पे हो, बेसिकली शेल बोल सकते हैं इसको, शेल। बबल के अंदर चार्ज नहीं रहता, बबल के सिर्फ सरफेस पे चार्ज रहेगा, क्योंकि बबल अंदर से तो बस एयर होता है, चार्ज उसके सरफेस पे ही रहेगा। हम्म तो फिर पोटेंशियल क्या होता है तभी? KQ/R। कहीं भी कहीं भी अंदर पोटेंशियल ले ले, वो KQ/R रहेगा। तो फिर इसी को बबल का पोटेंशियल बोलेंगे ना, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो फिर मेरा 16 इक्वल्स KQ/R हो गया। फिर हमें बताया कि हमने रेडियस डबल कर दिया है बबल का, बट चार्ज तो सेम है, क्योंकि चार्ज के बारे में कुछ बोला नहीं है ऐसा कि चार्ज सेम, चार्ज अलग हो गया। तो हम चार्ज सेम ही मानेंगे। हमारा नया पोटेंशियल क्या रहेगा? K × Q/R2। अभी R2 को 2R लिख सकते हैं। तो मेरा V2 इक्वल्स V1/2 हो गया, जिससे मुझे आ गया कि 8 वोल्ट है नया वोल्टेज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म्स वाले प्रॉब्लम्स। तो फिर मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों से हुए रहेंगे ये। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पे करंट स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉन जीरो। ठीक, सही है गलत है? पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देता हूँ मैं। -q प्लस q, और ये हमारा डिस्टेंस 2 है। तो हमारा नेट चार्ज इधर क्या हो रहा है? -q प्लस q, तो 0 हो रहा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि चार्ज नॉन जीरो नहीं है ना, नेट चार्ज 0 है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट फार ऑफ डिस्टेंस r वेरीज एज 1/r²। ये सही है या गलत है? ये हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया है, ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो एक बार देखिए। अगर याद नहीं देखा हो तो फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ज्यादा दूर, क्या होता है वो? E इक्वल्स
के पी बाय आर क्यूब, ये होता है मैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइपोल से बहुत दूर देख रहे हैं हम। तो फिर हमारा आर तो क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर हमारा डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो माइनस क्यू से क्यू जा रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरा पी वेक्टर ऐसे है। तो ये सही है, ये सही है। ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन। तो ये बोल रहे हैं कि जो CO2 मॉलिक्यूल रहता है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है। तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जो हमारा CO मॉलिक्यूल रहता है वो कुछ ऐसे अरेंज रहता है। तो फिर इसका ये थोड़ा केमिस्ट्री में आ जाता है, बट ठीक है। तो ये जो O है ये इधर से ऐसे जनरेट करता है, मतलब ऐसे चार्ज खींचता है, तो डाइपोल मोमेंट इसका थोड़ा ऐसे हो जाता है और इसका ऐसे हो जाता है। मतलब इधर माइनस चार्ज आ जाता है, इधर भी माइनस आ जाता है, और ये दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो फिर डी भी गलत है, तो इसमें हमारा बस सी स्टेटमेंट सही है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा ये ठीक है, फिर ये सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो चार्जेस है। मतलब अगर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम बोला है, मतलब ऐसे अगर स्फीयर भी मान लेते हैं इसे, तो फिर अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं लोग, ऐसा दिया हुआ है, तो फिर हम इन्हें पॉइंट चार्जेस जैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही एनसीटी में ऐसे ही करेंगे हम। तो फिर दो पॉइंट चार्जेस मान लिया, 0.2 माइक्रोकूलम्स माइनस 0.4 माइक्रोकूलम्स, और एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है ना। फिर हमें दिया हुआ है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो 0.4 न्यूटन है। तो फिर एफ का क्या रहता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी हमें दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड इसका 0.4 न्यूटन है, और मेरा के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ क्योंकि इधर एयर मानेंगे अगर कुछ और दिया हुआ नहीं है। तो फिर 0.4 इक्वल्स 9 × 10⁹ इंटू 0.2 × 10⁻⁻6, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि इधर न्यूटन में दिया हुआ है। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आंसर गलत आ सकते हैं, बाय आर स्क्वायर। तो फिर 0.4 कट गए, अभी ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स 9 × 0.2 क्या होगा 1.8। अभी 10⁻⁹ इंटू 10⁻−12, -6 -6 -12 हो जाता है, तो इंटू 10⁻−3 हो जाएगा 118 इंटू 10⁻⁻4, जो हो जाता है हमारा आर। आर इसका रूट लेंगे ना, तो फिर आर हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाता है इधर 4.2 इंटू 10⁻−2 मीटर्स, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 5 तक तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, तो फिर 4 और 5 के बीच में रहेगा, और 10⁻⁻4 का रूट हो जाएगा -2, 10⁻²। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये 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 था हमारा क्वेश्चन 1 गूगल फॉर्म्स का। ये है अभी क्वेश्चन 2। तो इसमें हमें दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है दो पॉजिटिव चार्ज से। फिर कुछ रीजन बताया कि भाई ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, और ये सी रीजन है। ए और बी रीजन लगभग सिमिलर ही है, बस ए थोड़ा ज्यादा अंदर है, बी बाहर है, और ये सी रीजन है हमारा बीच वाला। तो अभी हमें कंपेयर करना है इन तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड। भाई मतलब किधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंसिटी की है, किधर कम है। तो पहला ऑप्शन है कि ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। तो क्या ये सही है? तो अगर हमारे इधर प्लस चार्ज है, तो फिर ये इधर ऐसे ढकेलेगा, तो प्लस चार्ज तो बाहर की तरफ ढकेलते हैं, और ये भी इधर ऐसे ढकेलेगा। तो भाई इधर कैंसिल नहीं हो जाएगी, इधर दोनों की टकरा आ जाएगी और कम हो जाएगी, तो सी तो कम होगा। अभी ए को देखते हैं, ए की तरफ ये ऐसे फेंकेगा, हम्म, और सी ऐसे फेंकेगा, हम्म, तो दोनों की ऐड हो जा रही है ना वे। तो फिर ये अच्छी बड़ी होनी चाहिए। अभी बी जो है वो थोड़ा ज्यादा ऊपर है,
बी के लिए ये ऐसे फेंकेगा और ये ऐसे फेंकेगा, तो दोनों की ज्यादा ऊपर चल जा रही है। अभी हम थोड़ा सोचेंगे तो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी इन दोनों की एडिशन, जब थोड़ा नीचे रहेगा कि भाई ये सीधे जा रहा है और इसका भी एकदम सीधे आ रहा है, तो सीधे सीधे ऐड हो जा रहा है। जैसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो देख, अगर हमारे पास दो चीजें ऐसे आ रही है तो ज्यादा ऐड होगा ना, अगर ऐसे आ रही है तो थोड़ी टकरा जाएगी और फिर ऐसे जाएगी ना, कम हो जाएगी इसको इस प्रोसेस में। तो यही बात है कि जितना कम एंगल रहेगा दोनों के बीच उतना बेटर होगा। तो भाई ए का भी बी से ज्यादा रहेगा और बी का ऑब्वियसली सी से ज्यादा रहेगा क्योंकि सी का तो सबसे कम हो रहा है इधर। तो फिर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये इजीली नहीं करने को मिला रहेगा। तो फिर मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को अच्छा लगा रहेगा ये प्रॉब्लम। और ऐसे प्रॉब्लम से नए नए टाइप के प्रॉब्लम से फेमिलराइज करना काफी अच्छा रहता है कि भाई अगर ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया तो तुम ब्लैंक नहीं रहोगे कि भाई क्या करना है, अगर तुमने क्या होगा तो फिर ऐसे आ जाएगा आंसर, बेटर होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, मार्क्स भी आ जाएंगे। तो फिर अभी ये नए प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हमारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस दी हुई है। तो भाई ये जो डैश लाइन है ना, इक्विपोटेंशियल लाइन है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो पूरे लाइन का पोटेंशियल है। तो भाई इस पूरे लाइन का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इधर भी इधर भी। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट मूव किया जा रहा है फ्रॉम ए टू बी इन तीनों सिचुएशन में, कि फर्स्ट सिचुएशन में ऐसे है, सेकंड में ऐसे, थर्ड में ऐसे है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि वर्क डन किधर ज्यादा है किधर कम है, क्या है उसका रिलेशन। तो पहले तो हम सोचते हैं कि वर्क डन होता क्या है, मतलब क्या होता है उसका एक्सप्रेशन। इधर वर्क डन वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई कंजर्वेटिव सिस्टम रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो भाई क्यू इंटू डेल्टा भी होता है हमारा वर्क डन। तो फिर क्यू तो कुछ भी है हमारा, डेल्टा भी हम निकाल सकते हैं इधर। तो फर्स्ट केस में हमारा डेल्टा भी कितना है, इधर ए जो है ए से भी जा रहा है, ए 20 वोल्ट है, बी भी 40 वोल्ट है, तो ए 20 हो गया इंटू 20। सही है। और ये इक्विपोटेंशियल लाइन तरह पूरी, तो फिर इधर इलेक्ट्रिक जो फील्ड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसे मतलब इसे इस पूरे इनके बीच में कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ही रहेगा फील्ड। इक्विपोटेंशियल सर्फेस बताया था ना पिछले ये कोई प्रीवियस वीडियो में, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसे रहेगी। तो फिर 20 क्यों हो गया। अभी ये इधर वन लिख देते हैं। W2 में क्या होगा, Q इंटू इधर 20 है इधर 40 है इधर भी 20 है, तो ये भी 20 हो गया। W3 में भी हो रहा है क्या, W3 में भी हुआ है, 20 और 40 ही है, तो सब में वर्क डन सेम आ रहा है, सी। तो इधर दो पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं हमें, Q और माइनस Q, -3Q, जो कुछ डिस्टेंस अपार्ट है। तो R मान लेते हैं कि भाई R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अभी ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ Q इज इक्वल टू E। तो पहले तो बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ Q हम सिर्फ -3Q से देखेंगे, क्योंकि भाई अगर Q का उधर देखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर उधर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इधर -3Q से ही देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या हमारा, K Q1/r²। तो फिर बेसिकली E हो गया हमारा माइनस, तो हो जाएगा ये, इरेज करना है, K इंटू -3Q डिवाइड बाय r²। तो फिर -3 KQ/r²। अभी हमें देखना है कि लोकेशन ऑफ -3Q पे कितनी होगी फील्ड। तो फिर हमारी E2 हो जाएगी KQ/r², क्योंकि -3Q के लोकेशन में हम सिर्फ Q का इफेक्ट देखेंगे। तो फिर ये इसको हम E1 डिवाइडेड बाय -3 नहीं लिख सकते हैं, तो सेम ही हो गया, क्योंकि KQ/r² इक्वल्स E1/-3, और वो ये इधर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, -E/3। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो हो सकता है कि नहीं बना रहेगा लोगों से। आइए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस था C। इसका पूरे का था C। अभी क्या किया,
हाफ फिल्ड कर दिया, मतलब क्या, इस पोर्शन में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया और बाकी में नहीं भरा। तो अभी नेट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, C1 C2 मान लेते हैं इन्हें, क्योंकि भाई अगर हम ऐसे डाइलेक्ट्रिक थोड़े में भर देते हैं तो हमारा ऐसा हो जाता है। हम्म, तो फिर इधर भी एक प्लेट टाइप ऑफ बन जाता है, मतलब चार्ज की लेयर आ जाती है इधर भी, डाइलेक्ट्रिक से, डाइलेक्ट्रिक के कारण आती है। फिर ये दो कैपेसिटर जैसा हम मान सकते हैं। हमारा सी इक्विवेलेंट क्या रहेगा, और इधर तो सीरीज में है दिख रहा है, क्योंकि भाई एक के बाद एक है, सेम में नहीं है। से मैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा डाइलेक्ट्रिक से कैसे हो जाएगा इसमें। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 + 1/C2। अभी मेरा पहले कैपेसिटेंस सी था, और C1 में मैंने भरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K5 हो गया इसका। तो C1 के लिए K = 5, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी तो हाफ हो जा रहा है, तो फिर D = D0/2। तो मेरा C1 हो गया, तो 5 × ε0 A/D0/2, तो ये हो गया 10C0 हो गया ना, ये तो 10C हो गया। अभी अभी C2 में मेरा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक तो एयर ही है जो 1 है, मेरा डिस्टेंस इधर भी हाफ हो रहा है, तो मेरा C2 में हो जाएगा 2C। तो मेरा 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/10C + 1/2C, तो हो जाएगा मेरा 12/20C। तो मेरा C इक्विवेलेंट हो गया 5/3C। हम्म, तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, C इक्विवेलेंट -C/C × 100, तो फिर 2/3 × 100, तो हो गया मेरा 66.66%। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं इसमें, ये तो मैंने सीरीज किया है ना। तो मान लेते हैं ये मेरा एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अभी अगर मैंने इधर ऐसे भर दिया, मतलब पहले मैंने आधा डिस्टेंस में भरा था ना, अभी मैं एरिया में भर रहा हूँ कि भाई मैंने कुछ एरिया में भर दिया है ये डाइलेक्ट्रिक, तो फिर ये बनेगा पैरेलल, कि भाई इधर ऐसे रहेगा, मतलब ये समझ सकते हैं ना कि भाई ये पूरा प्लेट है, पूरा प्लेट का पोटेंशियल V1 रहेगा, पूरे प्लेट का पोटेंशियल V2 रहेगा। ये अलग कैपेसिटर है C1, ये अलग कैपेसिटर है C2, तो C1 C2 पैरेलल में नहीं हो गए। तो ऐसे नहीं मान सकते इसे, एक भाई प्लेट तो भाई इक्विपोटेंशियल तो है, मतलब इधर पोटेंशियल सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी कुछ दूसरा है, इधर भी कुछ दूसरा, मतलब सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो फिर ऐसे होता है पैरेलल जब डायरेक्टर बीच में से डाल देते हैं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हमारा इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है। अगर आपको और प्रॉब्लम्स करने रहेंगे इसमें, तो हमें जरूर बताइएगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट्स में, हम और प्रॉब्लम्स कराएंगे इस पे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।